चाचा डेरे पर पानी भरने जाता तो चाची को भी साथ ले जाता। वापस आता तो कहता कि तेरी चाची किसी काम की नहीं, मटका ही तोड़ दिया। चाची मेरे सामने शर्मिंदा हो जाती। एक रोज चाची से पूछा कि चाची सच बता। चाची कहने लगी खुद ही जाकर देख लेना। अगले रोज मैं चाची की चादर ओढ़े और चल पड़ी। चाचा आगे आगे, मैं पीछे पीछे। फिर उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए जब, अरे चाची ये क्या हुआ है, आज फिर पानी गिरा दिया क्या? चाची और चाचा जैसे ही घर में दाखिल हुए, मैंने चाची को देखते ही पूछा। उनके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे, जो जिस्म के साथ चिपके हुए थे, और वो अपना जिस्म छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुनकर चाची ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं हैरत से उन्हें जाते देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से घर में यही रूटीन चल रही थी। चाचा चाची को काम के बहाने से डेरे पर ले जाता, और जब वो दोनों वापस आते तो चाची पूरी तरह से भीगी हुई होती, जैसे कपड़ों समेत नहाकर आई हो, जबकि चाचा संजीदा होता और चाची का चेहरा शर्म से सुर्ख होता था। घर में मैं, चाचा चाची और चाची की 3 बेटियां रहती थी। चाचा की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी, एक 6 साल की, एक 4 साल की, जबकि सबसे छोटी 2 साल की थी। चाची उन्हें मेरे हवाले करके चली जाती थी और फिर रात गए वापस आती और आते ही अपने कमरे में चली जाती। गांव का ये माहौल मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी और उनके साथ दुबई में रहती थी। अम्मी की वफात के बाद अब्बू ने मुझे चाचा चाची के पास गांव भेज दिया ताकि मैं इस डिप्रेशन से निकल सकूं जो अम्मी की वफात से हुआ था। दुबई में मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब्बू हमेशा से मसरूफ रहते थे, उनके पास हमारे लिए कभी भी टाइम नहीं होता था। पहले मैं और अम्मी अपनी जिंदगी में मगन रहते थे, लेकिन फिर अम्मी की अचानक बीमारी और उनकी मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। अब मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। अब्बू अभी भी अपने कामों में मसरूफ रहते थे। उन्होंने मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे गांव भेज दिया ताकि माहौल बदले और मैं ठीक हो सकूं। लेकिन यहाँ आकर भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। ये भी सब अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते थे, जबकि मैं अकेली अपने कमरे में एक मोबाइल में लगी रहती थी और अम्मी को याद करके रोती रहती थी। गांव और इसके लोगों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे मतलब था तो सिर्फ अम्मी की यादों से, उनकी बातों से। वो हर वक्त मुझे याद आती थी। उनके आखिरी वक्त में की गई नसीहतें हर वक्त मेरी समात में गूंजती रहती थी। उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि शादी ऐसे शख्स से करना जिसके पास बहुत सा पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए वक्त हो, जो तुम्हें अपने साथ जोड़ कर रख सके, जो तुम्हें अकेला न छोड़े। मुझे पाकिस्तानी मर्दों से वैसे ही नफरत थी, और ये नफरत मुझे अपने अब्बू की वजह से हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द अपनी औरतों को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। उन्हें लगता है कि औरत को सिर्फ पैसा चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को अब्बू के लिए एक एक पल के लिए तड़पते देखा था। उनकी आंखें अब्बू से उनके कीमती वक्त की इल्तिजा करती थी, जबकि अब्बू हर महीने एक भारी रकम अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते और कहते कि कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, और अम्मी हमेशा से बुझ सी जाती। मैं उनके पल पल की गवाह थी। वो अपने आखिरी वक्त में भी सिर्फ अब्बू की राह तकती रहती थी। उनकी आंखों में एक लाहासिल इंतजार था, और फिर एक दिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। आज भी वो पल याद करके मुझे खौफ से दौरे पड़ते हैं। वो मुझे अकेला छोड़ करी थी। फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। यहाँ मेरी दिलचस्पी का वाहिद मरकज चचा चची की वो छोटी छोटी बेटियां थी, जो अक्सर सहमी निगाहों से मुझे देखती और मुझसे बात करना चाहती थी, और मैं कभी कभी उनसे बातें कर लिया करती थी। मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ का माहौल भी कुछ खास अलग नहीं था। चाचा सुबह सवेरे चले जाते और शाम को वापस आते। चाची के लिए उनके पास जरा भी वक्त नहीं था। वो इतनी मेहनत से उनकी पसंद का खाना बनाती, उनका इंतजार करती कि वो आएंगे तो खाऊंगी। फिर वो आते और चाची की तरफ देखे बिना ही फौरन वापस चले जाते। और आजकल तो वो चाची को अपने साथ डेरे पर ले जा रहे थे, जो मेरे लिए जरा मशकूक था। लेकिन मैंने भी नजरअंदाज कर दिया कि भाई इनका जाती मामला है, भला मैं क्यों अपनी टांग अड़ाऊं। आज तक मुझे अब्बू की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाकी रिश्तेदारों से मिलूं। मैं जानती थी वो ऐसा क्यों कह रहे थे। वो इसलिए कि मुझे कोई लड़का पसंद आ जाए ताकि वो मेरी शादी करके आजाद हो सके, जबकि मैंने भी ठान रखा था कि किसी सूरत किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी नहीं करूंगी। ये सब ऐसे ही होते हैं, अपने सो कॉल्ड अना में कैद रहने वाले। और फिर शाम में चचा की सबसे बड़ी बेटी मेरे पास आई और मेरा हाथ थामते हुए बोली कि एनी बाजी आओ बाग में चलते हैं। मुझे हैरत हुई कि यहाँ बाग कहाँ आया। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं उसके मासूम से चेहरे पर नाउमीदी नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसके साथ बाग में चली गई। और यहाँ आकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें आम और अमरूद के पौधे लगे थे। एक जानिब पिंजरों में ऑस्ट्रेलियन तोते और चिड़ियाएं कैद थी, जबकि दूसरी जानिब रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। किसी ने ताज़ा ताज़ा पौधों को पानी दिया था। मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे अंदर तक पागल कर गई थी।
मैं चहक उठी और हंस कर फूलों और परिंदों के साथ खेलने लगी। जाने कितनी देर ऐसे ही गुजर गई, फिर अचानक अजीब से एहसास ने मुझे चौंका दिया। मैंने दाएं जाने देखा तो एक लड़का अजीब हवन्नकों की तरह मुझे देख रहा था। उसने चश्मा पहना हुआ था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो गड़बड़ा कर पौधों में कहीं गायब हो गया। उसने हाथ में एक कैंची पकड़ रखी थी, शायद वो पौधों की काट छांट कर रहा था। दिखने में वो अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सर झटका और फिर छोटी कजन के साथ वापस आ गई। पर रात को सोते वक्त वो चश्मे के पीछे से झांकती दो आंखें मेरे वजूद से ही चिपक गई थी। मैं रात को ठीक से सो ना पाई। सब मेरी आंख चचा की आवाज पर खुली, जो चाची को गुस्से से डांट रहा था। मेरा दिमाग घूम गया। इन मशक्की मर्दों ने मुझे पागल कर दिया है। मैं झटके से बाहर आई और गुस्से से बोली कि ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। मैं 4 दिनों के लिए आई हूँ, आप लोग मुझे सुकून से सोने भी नहीं देते। मेरे यूं चिल्लाने पर चाचा और चाची दोनों ने हैरत से मुझे देखा। चाचा बड़बड़ाता हुआ चला गया और चाची भी किचन में चली गई। चाची सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। उन्होंने दोपहर का खाना बनाकर डेरे पर भिजवाया। मैं उन्हें इतना काम करते देखकर पागल ही समझती थी, जो हर वक्त अपने शौहर की खिदमत में लगी रहती हैं और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, शाम हुई, चाचा घर आए, खाना खाया और चाची से कहा कि चलो तैयार हो जाओ, डेरे पर जाना है। मैं उस वक्त इधर ही बैठी थी। मैंने फट से पूछा कि डेरे पर ऐसा कौन सा काम है जो चाची के बिना नहीं होता। मेरी बात सुनकर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि चाची ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, बहुत जरूरी काम होता है, पानी भरना होता है जो मैं ही कर सकती हूँ, और कोई नहीं। मुझे चाची की बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब चाची को ही कोई एतराज नहीं तो मैं क्यों परेशान हूँ उनकी वजह से। खैर, वो दोनों चले गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वही बाग वाला लड़का खड़ा था। मुझे दरवाजे पर देखकर उसके चेहरे का रंग बदला और काफी देर हवन्नकों की तरह मुझे देखता रहा। उसके ऐसे देखने पर मुझे कोफ्त हुई। मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा कि क्या है, क्यों घूर रहे हो? वो घबरा गया और बोला, चाची से मिलने आया हूँ। मैंने कहा कि वो घर पर नहीं है, चाचा के साथ डेरे पर गई है। मेरी ये बात सुनते ही उसके माथे पर शिकने उभरी और वो बिना कुछ कहे वापस पलट गया। मुझे ताज्जुब हुआ और फिर दरवाजा बंद करके मैं वापस आ गई। छोटी कजन से मुझे पता चला कि वो लड़का हमारे बड़े ताया का इकलौता बेटा फराज था, जो ज़राअत की पढ़ाई कर रहा था। मुझे हैरत हुई कि इतने ठंडे मिजाज का लड़का, वो भी मेरा कजन। खैर, रात गई, चाचा चाची वापस लौटे। चाची आज फिर उसी हालत में थी। मैंने चाची से कहा कि आप दूसरे कपड़े साथ ले जाया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप गीले कपड़ों में आती हैं। मेरी बात सुनकर चाचा भड़क उठा और कहा कि ये किसी काम की नहीं है, सारे मटके तोड़ दिए, सारी मेहनत जाया कर दी मेरी। वो गुस्से से कहते हुए चले गए। मैंने चाची से पूछा तो पहले वो शर्मिंदा हुई और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को बता नहीं सकती मेरे साथ क्या होता है, तुम खुद ही देख लेना। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं बुरी तरह परेशान हो गई। कुछ तो ऐसा गलत था जो मुझे मालूम नहीं था। मैंने प्लान बनाया था कि अब मैं इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगी। आखिर चचा इतने मुलाजमों के होते हुए चाची को पानी भरने के लिए क्यों लेकर जाते हैं, और चाची घर का काम भी अकेले ही करती हैं। मुलाजिमा बस झाड़ू पोछा लगाती है। मुझे यहाँ आए 15 दिन हो गए थे, लेकिन मैं ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही अपनी अम्मी की यादों में खोई रहती थी। अब बाहर निकलना शुरू किया तो एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन शाम में मैंने चाची से कहा कि आज चचा के साथ नहीं जाएंगे, आज आप घर में रहेंगी, मैं कुछ करती हूँ। ये सुनकर चाची का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी, मैं अपने शौहर को नाराज नहीं कर सकती। वो घबरा कर उठ बैठी। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि चाची, हर औरत और हर बीवी के कुछ हुकूक भी होते हैं जिन्हें शौहर भी पामाल नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती चचा आपके साथ डेरे पर क्या करता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने हक के लिए बोलें और चचा आपको वो इज्जत दे जिसकी आप हकदार हैं। ये सुनकर चाची की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया हो। खैर, चचा ने शाम में खाना खाया और फिर चाची को आवाज दी कि जल्दी से तैयार हो जा। चाची ये सुनकर सूखे पत्ते की तरह लरस गई। मैंने चाची को कमरे में ही छोड़ा और फटाफट चादर ओढ़कर बाहर आ गई ताकि चचा मुझे पहचान ही ना सके। मुझे देखते ही चचा बोले कि इतने दिनों से चादर का ख्याल नहीं आया और आज तो मैं शर्म आ गई। मैं कुछ ना बोली और खामोशी से उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे हैरत हुई कि घर में गाड़ी भी थी और बाइक भी थी, लेकिन चचा रोज ही चाची को पैदल लेकर जाते। डेरा घर से 1 किलोमीटर दूर था। खैर, अभी हम आधे रास्ते में ही पहुंचे जब अचानक एक गाड़ी चिरचिराती हुई हमारे पास आकर रुकी और उसमें से कुछ नकाबपोश उतरे और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए और पीछे चचा चिल्लाते रह गए, कौन हो तुम लोग? मैं गुस्से से धाड़ी। तभी आवाज उभरी कि चाची परेशान ना हो, मैं हूँ फराज, चाचा को सबक सिखाने के लिए आपको अगवा किया है। और फिर जैसे ही मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई तो वो हैरान रह गया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने हैरत से आंखें फाड़े पूछा और फिर मैंने उसे सब बता दिया।
उसने फिर अपना माथा पीटा और कहा कि मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। इस पर मैंने गुस्से से कहा, तुमने भी तो मेरा प्लान खराब कर दिया। मैं भी चाचा चाची के राज से पर्दा उठाने वाली थी, लेकिन तुमने आकर खेल ही बिगाड़ दिया। हमारी लड़ाई सुनकर एक लड़का बोला, आप दोनों मिलकर इस मसले का हल निकालें। ये फराज का दोस्त था। और फिर हमने जल्दी से एक नया प्लान बनाया। फराज ने चाची को कॉल की और उन्हें सब समझाया। चाची पहले तो मना करती रही, फिर मान गई और यूं हमारा खेल शुरू हुआ। दरअसल चाचा और चाची की शादी जबरदस्ती हुई थी, एक वनी के बदले में। चाची को चाचा से ब्याह दिया गया था और बाद में जब दादा अब्बू को एहसास हुआ कि वनी किस कदर गलत चीज है, तो उन्होंने सारी दौलत चाची के नाम कर दी ताकि चाचा कभी उन्हें तलाक न दे। लेकिन बदकिस्मती से चाची के घर बेटा पैदा ना हुआ और फिर किसी पीर ने चाचा के कान भरे कि अपनी बीवी से पानी के 10 मटके एक साथ भरवाना और उसके सर पर उठवाना और उसके बाद उनसे ताल्लुक बनाना, तो तुम लोग जल्दी बेटे के माँ बाप बन जाओगे। और इसी बात के चक्कर में चचा बेचारी चाची को पीस रहे थे, उनसे 10 मटके नहीं उठाए जाते थे। फराज ये सब मेरी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने चचा को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया कि चाची को कुछ दिनों के लिए चचा की नजरों से गायब कर दिया जाए ताकि उन्हें अपनी बीवी का एहसास हो। और फिर ऐसा ही हुआ। चाची को हमने छुपा कर रखा। चाचा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो चाची को नहीं ढूंढ पाए। और फिर जब पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हुआ तो उन्हें चाची का एहसास हुआ। उन्हें कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। बच्चियां बीमार हो चुकी थी, वो उन्हें नहीं संभाल सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि बीवी किस कदर बड़ी नेमत है, खासकर नेक बीवी। और फिर हमें चचा पर तरस आ गया और हम चाची को उनके सामने ले आए। हमें लगता था चाचा हम पर गुस्सा करेंगे, लेकिन वो रो पड़े और चाची से माफी मांगी। वो दोनों खुश थे। मुझे अब समझ में आया था कि अब्बू क्यों गांव छोड़कर गए थे। लेकिन मुझे एक बात की खुशी थी कि अपने माँ बाप के रिश्ते को सही, लेकिन मैंने चाचा और चाची के रिश्ते को जरूर ठीक कर दिया। मैंने मुस्कुराकर फराज को देखा, उसके बिना ये ना हो पाता। और तब मुझे एहसास हुआ कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं जान गई थी वो मुझे पसंद करता है और मैंने सोच लिया था कि अब जब अब्बू का फोन आएगा तो मैं बता दूंगी कि मुझे फराज पसंद है, क्योंकि वो औरतों की इज्जत करता है और मुझे ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी। मैं मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और फराज ने पूरे जज्ब से मुझे देखा था।